जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करूंगा। वो था पशुपालन, संस्कृति और सभ्यता से संबंधित। आज मैं उस पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल है, पारसू सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम चर्चा करते हैं। आज मैंने चर्चा करने के लिए एक हमारे बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं, राम शरण शर्मा जी। उनकी पुस्तक का नाम है प्रारंभिक भारत का परिचय। इस पुस्तक से मैं कुछ तथ्य ले रहा हूँ और कुछ चीज़ें इनकी जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बताने लायक हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि हड़प्पा काल में किस तरह से लिपियाँ थी चित्रांकित, उसके बाद पाली प्राकृत, फिर आपके जो है और कई भाषाओं का, कई लिपियों का, नागरी लिपि का विकास हुआ, फिर संस्कृत भाषा, फिर अरबी फारसी आई। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से भी जो है लोग आते गए अपनी भाषा और लिपियों को लेके, और भारत की लिपियों का और भाषाओं का विकास निरंतर चलता रहा। तो दोस्तों, इसके आगे हम जो है इन्हीं की जो है पेज नंबर 18 पे एक इन्होंने और लिखा है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उसके कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत के भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेख में यूनानी और अरेमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही है। यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखाविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। दोस्तों, इसको जरा जो है आप इसको जो है जूम करके दिखाइए लोगों दोस्तों को। हाँ, तो आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरेमाइक, ग्रीक, ये चीज़ें। अभी हमारे बीच में बिहार के सहसाराम जिले के एक भाषा वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में ये लिखा है कि मौर्य काल या अशोक के काल में जो है और उसके काफ़ी बाद तक जो है, जो बीच वाला राह होता है और नीचे वाला राह होता है, उसका विकास नहीं हुआ था। ये शब्द विकसित नहीं थे। उन्होंने इस तरह के कई शब्दों का वर्णन भी किया है, जैसे धर्म की जगह धम्म इस्तेमाल होता था, कर्म की जगह कम्म इस्तेमाल होता था, प्रिय के जगह प्रिय इस्तेमाल होता था। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि नीचे वाला या ऊपर वाला रा प्रचलन में नहीं था। तो ब्राह्मी लिपि कैसे प्रचलन में हो सकती है, ब्राह्मी शब्द कैसे प्रचलन में हो सकता है, जबकि अशोक ने अपने अभिलेख में ये लिखा है कि ये इयम धम्म लिपि, यह धम्म लिपि है। अशोक ने अपने अभिलेख में जब ये लिखा है कि ये धम्म लिपि है, तो हमारे आज के इतिहासकार इसे ब्राह्मी लिपि क्यों कहते हैं? ये सोचने का विषय, ये शोध करने का विषय है। इसको बहुत ही विधिवत तरीके से समझने का जो है विषय है कि आप इसको कैसे जो है इसका उजागर करें, कैसे इस पर चर्चा करें।
इसी के अलावा इन्होंने साथियों और भी जो है कुछ कहा है, आपके सामने मैं वो भी ले आता हूँ। ये देखिए, पेज नंबर 57 पे इन्होंने जो है लिखा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईस्वी के लगभग बाढ़ों के कारण वे तबाह हो गए। यहाँ पे दिखाइए जरा, ये देखिए। तो वैसे भी ये जो है दोस्तों, ये आपका जो है मैं एक सेकंड खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, कुछ चीज़ है। हाँ, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का ये मानना है कि भारत में कृषि, पशुपालन और बस्तियों की प्रथम बस्ती मेहरगढ़ में मिली है पाकिस्तान की। ये सरकार का मानना है, लेकिन जब हम एक धर्म की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे धर्म हैं जो अपनी किताबों को, जो अपने लेख को लाखों साल पीछे ले जाते हैं, बहुत पीछे ले जाते हैं, करोड़ों साल तक। कुछ लोगों का तो कहना है 1,96,00,000 वर्ष पहले ये जो है विकसित थी राज व्यवस्था वगैरह। लेकिन यहाँ पे जब हम अध्ययन करते हैं, ये शर्मा जी की किताब है, इसमें भी लिखा हुआ है और भी बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि जो भारत की प्रथम बस्ती है और कृषि का प्रारंभ है वो 5550 बीसी, अर्थात इसमें 2023 साल और मिला लीजिए, ये लगभग 7573 वर्ष जो है के करीब जाके बैठेगा। और मान लीजिए यहाँ पे हमें जो है बस्ती मिल रही है, साक्ष्य मिल रहा है, इसके आगे हम 1,000 साल और रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 8,000 8,500 साल जाएगा। और ये टाइम पीरियड जो भारत में है 8,000 9,000 ये बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक का, ये नौपाषाण टाइम पीरियड है भारत में। और दूसरी जगहों पे इससे पहले जो है आपका हिमयुग स्टार्ट था, 20,000 बीसी से लगभग 12,000 बीसी तक हिमयुग का जो है काल था। यहीं पे जो है हम एक दूसरी जगह और देते हैं, एक और जो है मैं आपके तथ्य का जो है प्रयोग करना चाहूँगा। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशावलियों, ये पेज नंबर 26 पे है दोस्तों, इन्हीं रामशरण शर्मा जी की किताब पे है। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को कहीं अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के राम का काल 2000 ईसा पूर्व के आसपास भले ही मान लें, पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से तो यही सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं। इसी तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच के अभिलेखों और मूर्तिकला कृतियों से उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती है। ऐसा इन्होंने अपने पेज नंबर 26 पे लिखा है। अब आप सोचिए इस बात को कि किस तरह से इन लोगों को ले जाया जाता है पीछे, और इनके सिस्टम को जो है बढ़ाया जाता है, इतना पीछे ले जाता है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्या कहते हैं बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, ये अपनी जो है किताबों को कभी तो कहते हैं हमारी किताब ऊपर से टपकी है, और कभी कहते हैं कि हमारा लाखों वर्ष पुराना इतिहास है।
जब हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो हमारा इतिहास इतना पुराना कैसे हो सकता है। यहीं पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा जैव विकास की, हालांकि इस किताब में भी है। और आप ये देखिए कि जो है मैंने इसको नोट किया था। हाँ, वैसे तो जैव विकास का जो है मानो जो विकास का इतिहास है वो कई भागों में है। आपका जो है ड्रायोपिथेकस मायोसिन का है, रामापिथेकस का है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का है, उसके बाद जावा मानव का है। फिर जब हमें जो है मानव जो कहा जाएगा जिसका थोड़ा सा दिमाग बढ़ता है वो है पेकिंग मानव। ये 6 लाख से 6 लाख बीसी से लगभग 2 लाख बीसी के बीच में है। इसका जो माइंड दिमाग का आयतन है वो है 850 से 1200 सीसी। इसके बाद नियंडरथल मानव है जिसको होमोशेपियंस कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड आपका है 1,50,000 से 25,000 बीसी। और इसका जो माइंड का आयतन है जो सीसी है क्यूबिक घन क्यूबिक है वो 1450 सीसी का है, जो आज के मानव के लगभग बराबर है। लेकिन बीच में जो है एक मानव और आता है जैव विकास के क्रम में, क्रोमैग्नान मानव, जिसको होमो सैपियंस फॉसिलिस बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड आपका 50,000 बीसी से 20,000 बीसी का रहा है। इसका जो दिमाग का जो है खोपड़ी का जो सीसी है वो 1660 सीसी के आसपास जाता है। आधुनिक मानव जो आज आपके सामने है उसका टाइम पीरियड जो है 10,000 बीसी से अब तक चल रहा है। इसको हम जो है इस तरह से ले सकते हैं कि किस तरह से मानव का विकास हो रहा है, और इसका टाइम पीरियड आपका 10,000 बीसी दिखा रहा है। ये दोस्तों, ये चाहे आपका जो है राम शरण शर्मा की किताब हो, चाहे हम जो है रमेश चंद्र गुप्ता जो बायोलॉजी में इंटर की कभी चलती है उसमें देख लें, या और किसी तरह की पुस्तकें देख लें जो जैव विकास के सिद्धांत को दिखाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे कि हमारा एक जैविक विकास हुआ है, एक क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है जो कि इतिहास में, साइंस में दर्ज है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें ये भी दिखा है कि हिमयुग का टाइम पीरियड है 20,000 बीसी से 12,000 बीसी। दोस्तों, जब हम हिमयुग में जाएंगे तो आप जो है जो भी जानवर उस समय होगा आप देखेंगे कि उनके पास जो है ठंडी से लड़ने के लिए अपने शरीर में जो है कुछ ऐसी चीज़ें विकसित हो जाएंगी, जैसे बड़े बड़े बाल विकसित हो जाएंगे या ऐसी चीज़ें विकसित हो जाएंगी जिससे वो अपने को सर्दी से बचा सकें। अब हम जो है देखेंगे कि जब हमारा जो है कृषि 5,550 बीसी में जो है विकसित हो रहा है या विकास हो के पहली जो हमें पहला जो साक्ष्य मिल रहा है वो मिल रहा है, उसी समय बस्ती का मिल रहा है, उसी समय जो है आपका घर का मिल रहा है, और पशुपालन का भी मिल रहा है। पशुपालन में पहले बकरी ज़्यादा थी, बाद में गाय ज़्यादा हो गई, तो आदमी का जो है ये सिस्टम चलता रहा। यहाँ पे आपका जो 5,550 ईसा पूर्व है, कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, छोटी छोटी लोग बस्तियाँ बसा के नदियों के किनारे या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ उनको खाने पीने की सुविधा रहे या वो स्टोर कर सकें। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें वो जो है शिकार करके स्टोर कर रहे हैं या फल फूल जो है एकत्र करके गुफाओं में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बस्तियाँ देखने को मिल रही हैं छोटी छोटी जो है, और हड़प्पा काल आते आते जो है वो एक नगरों में तब्दील हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है दोस्तों। लेकिन हमारे पास जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, जो हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी लिपियां हम पढ़ने में असफल रहे हैं। दक्षिण भारत के एक इतिहासकार हैं मनसाराम कंगाली जी, उन्होंने पढ़ने का दावा किया है लेकिन लोग मान्यता नहीं दे रहे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के सुनाया है। अब ये सरकार को देखना है, लोगों को देखना है, इतिहासकारों को देखना है कि उनकी बातें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक वो जो है जो उन्होंने रिसर्च किया है वो सही है। अगर हमको जानना है, समझना है, तो हमको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी किताब और मेरा इतिहास 10,000 साल पहले था या 1 लाख साल पहले था या 1 करोड़ साल पहले था, उनको ये समझना चाहिए
कि हमने अभी तक जो 1750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसका जो लिपि है, भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि जिसे बोलते हैं, वो आज तक हम नहीं पढ़ पाए। तो हमें जो उस समय के चित्र मिले हैं, जो उस समय के सिक्के मिले हैं, सील मिले हैं, हमें उसी से इतिहास पता करना होगा, हमें उसी से इतिहास खोजना होगा। हमें किसी प्रकार का कोई कहानी नहीं बताना है। अब जैसे आप महाभारत की ले लीजिए या रामायण की ले लीजिए, जब शुरुआत में इनका जो है रचना हो रहा था तो इसमें बहुत कम श्लोक थे, लेकिन बाद में जो है 1.25 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। और रामायण में तो जो बौद्ध ग्रंथों में जाएंगे तो हमें कुछ और देखने को मिलता है। उनकी जो है ब्राह्मी या धम्म लिपि या पाली प्राकृत में कहानियाँ दूसरी थी, जो बाद में दूसरी बन गई। इसके अलावा साथियों आप ये भी देखिए कि सिंधु सभ्यता पिछले 100 वर्षों में इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के आसपास आर्य आए और उसके कुछ आगे पीछे द्रविड़ भी आए। ऐसा लोग मानते हैं कि या तो उनके आर्यों के आने के पहले आए या आर्यों के आने के बाद आए। पर हमें ये समझने वाली बात है, ये समझना होगा कि आर्य शब्द जो है, आर्य लोग वहाँ से आए हैं या ये कोई और कहानी है। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात माने तो उसमें उन्होंने एक उपाधि के रूप में इसका वर्णन किया है कि जब व्यक्ति इस तरह का जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर लेता है, जब वो किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेता है कि किसी ने कहा और उसने मान लिया, किसी ने कह दिया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और उसने स्वीकार कर लिया, नहीं। वो जब तक बंदा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको अपने आप जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं कर लेगा, तब तक नहीं मानेगा। उस बंदे को ये लोग आर्य की उपाधि अर्थात अरीय की उपाधि देते थे। आर्य तो शब्द ही नहीं था, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ऊपर वाला रहा तो विकसित ही नहीं था। वही कहा गया है बौद्धों के यहाँ भी, इस शब्द को जो है अरीय नाम से जानते थे। तो अरीय उपाधि दी जाती थी, जिसको बाद में हो सकता है आर्य के रूप में या हो सकता है कोई दूसरा शब्द बन के आया हो। ये शोध करने का विषय है। इसी प्रकार जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे द्रविड़ लोग भी जो है, अब अगर आर्य लोग भारत में नहीं आए थे, इनका जो मानना है कि आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आए और उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट करने में एक योगदान जो है विशेष भूमिका अदा की। लेकिन अगर हम ये मान लें कि बौद्धों ने ये शब्द जो है यहाँ के लोगों को दिया तो फिर बाहर आर्य कहीं कोई था ही नहीं, आर्य शब्द ही नहीं था। आर्य शब्द तो विकसित होगा 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि ये जो ऊपर वाला रा है वो गुप्त काल के बाद की देन है, वो तो मिलेगा ही नहीं। अब आगे हम देखें कि जब ये सभ्यता गड़बड़ हो गई, जब ये सिस्टम गड़बड़ हो गए, जब ये नियम गड़बड़ हो गया, तो द्रविड़ वाला भी नियम गड़बड़ हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अगर हम ये भी मान लें, चलो इनकी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आर्य हमारे जो है बोलगा नदी के किनारे से आए और द्रविड़ जो है हमारे इधर से आए, जो है महासागर को पार करते हुए, तो भारत में क्या कोई कभी था ही नहीं? तो जो विश्व के इतिहासकार हैं, जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं, लिवी हैं और लोग हैं, ये लोग जो मानते हैं कि 75,000 बीसी पूर्व मध्य एशिया के बीच में जो लोग रह रहे थे, सुमेरियन सभ्यता वाले और हड़प्पा सभ्यता के जो पूर्वज रह रहे थे, उनसे आपस में रिश्तेदारी थी, उनके आपस में संपर्क थे, जो है वो क्या है? मंगोलायड लोग जो है कि जो यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा काल में, 3 जो है स्कल्टन उनके मिले हैं, वो क्या है, वो कैसे मिल रहे हैं? तो यहाँ पे लोगों का ये बोलना है कि द्रविड़ गोदावरी नदी के आसपास जाके थम गए थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे माने, थोड़ा सा हम देखें, तो हम देखेंगे कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में मैगस्थनीज आए। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। उस पुस्तक में उन्होंने ये दर्ज किया है, ये लिखा है कि भारत में कोई भी विदेशी बस्ती नहीं थी। हाँ, हालांकि उनकी पुस्तक जो है का ओरिजिनल रूप नहीं मिला है,
वो उनके दिए गए जो उनकी जो लिखी गई पुस्तक थी, उसको जो लोगों ने, एरियन ने, स्ट्राबो ने, प्लूटार्क ने और लोगों ने जो लिखा था, उनके द्वारा जो पैराग्राफ है या फुटनोट्स के रूप में जो विद्यमान था, वो छाँट के बनाई गई है, एक पुस्तक बनाई गई है। उसमें ये चीज़ें हैं कि उन्होंने ये लिखा है कि भारत में उनके आने तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी बस्ती भारत में नहीं है।